थैंक यू। कल हमने देखा 60 की कमांड पॉइंट। 60 की कमांड पॉइंट को किस तरह से याद रखा जाता है, किस तरह से हम उसको बिना देखे हम कैसे उसको कर सकते हैं, राइट। वो कल हमने वहां पे देखा कैसे उसे याद रखेंगे, कैसे उसे फिलअप करेंगे चार्ट। इसके वीडियोस आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, भले कल हमने छोटे छोटे वीडियोस ही किए थे बट स्टिल दे आर टेकिंग सम टाइम। सो वो आई होप सो हो चुके होंगे या हो जाएंगे आज। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए मैं पूछूंगा, आप लोग बताएंगे। मुझे लगता है ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट देखना पड़ेगा। मैं पूछूंगा, आप लोग बताएंगे और देखते हैं कितना हम लोग समझ पाए हैं कल की क्लास में। ये 60 की कमांड पॉइंट बहुत ही जरूरी होते हैं उपचार के दृष्टिकोण से, ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से। हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब आप डायग्नोसिस करते हो तो उस समय पे डायग्नोसिस के साथ साथ हम इन पॉइंट्स को भी वहां पे देखते रहते हैं, बराबर है। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में इसको करते हुए आगे बढ़ते हैं। सब लोगों का ध्यान स्क्रीन की तरफ, क्योंकि अगर बाद में कुछ रह जाता है तो फिर वीडियो देख के ही करना पड़ेगा आपको, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था, दो अलग अलग सेगमेंट्स है हमारे पास, दो अलग अलग एरिया से दो अलग अलग सेगमेंट है। पहला ऊपर वाला कौन सा है आपका, यिन का है। यिन ऑर्गन्स या यिन मेरिडियन सारी आपकी वहां पे मिलती है। उसके बाद में जो है वो कौन सा है, वो यांग का है। यांग का पोर्शन है। इन पोर्शन में कौन कौन से ये है, अच्छा यहाँ पे लेते समय पे मेरिडियंस कैसे लेंगे, इनको भी सीक्वेंस वाइज लेना है। सीक्वेंस क्या है इनका, जैसे हमारे हाथों पैरों पे है ठीक उसी तरह से। तो सबसे पहले आता है लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, बराबर है। ये हाथों पर की इन मेरिडियंस हो गई। पैर पर की इन मेरिडियन स्प्लीन, लीवर एंड किडनी, ये पैरों पर की हो गई, ठीक है। वैसे ही यांग पोर्शन में कौन कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर। यही सीक्वेंस रखना है जब भी आप चार्ट बना रहे हो या कर रहे हो। सीक्वेंस सही रखना है तो आपसे मिस्टेक नहीं होंगी, गलतियां नहीं होंगी। और यही सीक्वेंस हम जब मैप पे पॉइंट करके करते हैं, आप में से काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। देखिए आपका होमवर्क मुझे बताता है, आप जब होमवर्क करके उसको पोस्ट करते हो ग्रुप में ना, तब मुझे पता चलता है कि एक्चुअली आप लोग क्या समझे हैं या कितना समझ पाए हैं क्लास में। तो होमवर्क तो काफी जोरदार आए हैं आप लोगों के, जितनों ने भी किए हैं, काफी फास्ट किए थे। तो अब जब यिन में स्टार्ट करते हैं हम, 5 एलिमेंट्स है, हर एक मेरिडियन के अपने अपने एलिमेंट के 5 पॉइंट्स होते हैं। जिन एलिमेंट से वो बनी हुई है मेरिडियन, उसके 5 स्पेशल पॉइंट होते हैं। जैसे लंग्स का वुड पॉइंट होगा, लंग्स का फायर पॉइंट होगा, लंग्स का अर्थ पॉइंट होगा, लंग्स का वाटर पॉइंट होगा, मेटल पॉइंट होगा, लंग्स का वाटर पॉइंट होगा। हम्म? ठीक ऐसे ही हर एक यहाँ पे जितने भी मेरिडियंस हैं, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबके अपने अपने 5 शू पॉइंट्स होते हैं। शू पॉइंट्स मतलब क्या, एनर्जी के पॉइंट। तो इन एलिमेंट्स को जब हम देखते हैं तो इन एलिमेंट्स को उनकी एनर्जी की तरह, उनके एनर्जी के साथ देखा जाता है। तो लंग्स का या यिन में जब हम शुरुआत करते हैं, कौन से एलिमेंट से शुरू करते हैं हम, वी स्टार्ट्स फ्रॉम द वुड एलिमेंट, राइट। हम जब भी यिन मेरिडियंस को देखना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द वुड एलिमेंट, और एक नॉर्मल चक्र जैसा होता है उस तरह से हम कंटिन्यू करते हैं। उसके नेक्स्ट आता है फायर, अर्थ,
मेटल एंड वाटर, राइट। लेकिन ठीक इससे थोड़ा सा अलग होते हुए यांग पोर्शन में हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द मेटल, वाटर, वुड, फायर एंड अर्थ, बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे समझने वाली, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे समझने वाली ये है कि इनके पॉइंट्स या ये शुरू कहाँ से होता है, पॉइंट्स को लिखना कहाँ से शुरू करेंगे हम। तो उसके लिए ध्यान में एक रखना है कि सभी मेरिडियंस की शुरुआत या अंत, सारे मेरिडियंस की स्टार्टिंग या एंडिंग, ये आपके हाथों के फिंगर्स के, हाथों की उंगलियों के नाखूनों के पास या पैरों के उंगलियों के नाखूनों के पास होती है। सिर्फ एक अपवाद है इसमें, कौन सा, किडनी, किडनी तल पैर से शुरुआत होती है। तो भी उसको हम वैसे इसे देखेंगे कि ये पैरों के टोज के पास से, पैरों के टोज नेल्स के पास से शुरू होती है करके ऐसे ही समझते हुए देखना है इसे। तो डिफरेंसेस देखिए कैसे हैं। जो हमारे यांग या यिन, मेरिडियंस है, यांग मेरिडियंस एंड यिन मेरिडियंस, इनमें इन पॉइंट्स की शुरुआत कैसे होती है, हमेशा इन सभी पॉइंट्स की शुरुआत नाखूनों के पॉइंट्स से ही होगी। जो भी पॉइंट्स आपके नेल के पास होते हैं वहीं से होती है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका क्या है इनको याद रखने का, आप कैसे पता चलेगा कि किसकी शुरुआत नेल्स के पास से हो रही है। तो yin में हाथों में, yin हाथों पे जो मेरिडियंस यिन की है, या यिन पोर्शन में, यिन चार्ट में हाथों पर से जाने वाली मेरिडियंस के लास्ट पॉइंट से शुरुआत होती है, पैरों पर से जाने वाली मेरिडियंस के फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत होती है। ठीक इसके उल्टा होता है यांग पोर्शन में, यांग में हाथों पर से जाने वाली मेरिडियन फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत होती है, पैरों पर से जाने वाली मेरिडियन लास्ट पॉइंट से शुरुआत होती है। ठीक है, आसान है। सो अब इसको देखते समय हम क्या देखते हैं कि ये कितने कॉलम्स तक, कितने हाउस तक, कितने कहां तक ये कंटिन्यू करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली सारी के सारी मेरिडियंस के पहले 3 एलिमेंट्स के पॉइंट सीक्वेंस में होते हैं, सारी की सारी मेरिडियंस के पहले 3 पॉइंट्स सीक्वेंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं पेरिकार्डियम का, पेरिकार्डियम 9, पेरिकार्डियम 8, पेरिकार्डियम 7, सीक्वेंस है 9, 8, 7। हार्ट 9, हार्ट 8, हार्ट 7, सीक्वेंस है। नीचे स्प्लीन 1, स्प्लीन 2, स्प्लीन 3, सीक्वेंस है। किडनी 1, किडनी 2, किडनी 3, सीक्वेंस है। सारे मेरिडियंस आपको ऐसे दिखेंगे, Li1, Li2, Li3, सीक्वेंस है। TW1, TW2, TW3, सीक्वेंस है। SI1, SI2, SI3, सीक्वेंस है। स्टमक 45, स्टमक 44, स्टमक 43, सीक्वेंस है यहाँ पे भी। UB67, UB66, UB65, सीक्वेंस पे है यहाँ पे, बराबर है। तो सभी के यहाँ पे हमें 3 3 3 3, पहले 3 कॉलम्स तो सीक्वेंस पे दिख रहा है, तो ये आसान हो गया, हमारा 70% काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ, राइट। अब बची इसमें की कुछ मेरिडियंस, उसमें लंग्स मेरिडियन है हमारी LU11, LU10, LU9 एंड LU8, ये 4 घरों तक जाती है। लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3, लीवर 4, ये भी 4 एलिमेंट्स तक जाती है, 4 एलिमेंट्स तक इसका भी सीक्वेंस बना रहता है।
तो ये सिर्फ दो एलिमेंट्स है जो यिन पोर्शन में आती है, जो चौथे रो तक जाती है। तो आप इसको यूं भी याद रख सकते हो। गॉल ब्लैडर एक ऐसी मेरिडियन है यांग में, गॉल ब्लैडर पैरोबर से जाने वाला ऐसी मेरिडियन है जो सिर्फ GB44 GB43 ये दो का ही सीक्वेंस करती है। बीच में यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा ब्रेक हो जाता है उसका, तो इसको भी कैसे करना है वो देखेंगे। तो गॉल ब्लैडर किस में याद रखना है, GB44 GB43 दो का ही सीक्वेंस है। तो 12 मेरिडियंस में से एक मेरिडियन 2 के साथ है, 2 मेरिडियन 4 के साथ है, बाकी की बची हुई हमारी जितनी भी मेरिडियंस है 9 मेरिडियंस जो है वो सारे के सारे 3 के सीक्वेंस में है। राइट, आगे सारे के सारे यहाँ पे। अब आते हैं आखिरी कॉलम में। आखिरी कॉलम में क्या देखा था हमने, जो लास्ट कॉलम है यिन में का और यांग में का, लास्ट वाले कॉलम में क्या देखा था, ये सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ मिलते हैं आपको, ये एल्बो जॉइंट या नी जॉइंट। राइट, ये या तो एल्बो जॉइंट के पास मिलते हैं हमें या फिर नी जॉइंट के पास मिलेंगे हमें। बराबर है, तो उसी तरह से इसको देखना है। LU5 लंग्स का LU5 एल्बो जॉइंट के पास आता है, पेरिकार्डियम 3 एल्बो जॉइंट पे है, H3 एल्बो जॉइंट पे है, SP9 घुटने का सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, नी के तुरंत नीचे आता है, लीवर 8 नी पे आता है, किडनी 10 नी पे आता है, LI11 एल्बो पे आता है, TW10 एल्बो के तुरंत ऊपर की तरफ आता है, SI8 एल्बो पे आता है, ST36 दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 माइल पॉइंट कहते हैं इसको। तो ये भी यहाँ पे घुटने पर नहीं आता है, घुटने पे यहाँ पे कौन सा आता है, स्टमक का ST35 आता है। लेकिन दोनों के इंपॉर्टेंस देखते हुए, क्योंकि ST36 को बहुत ही स्पेशल देखा जाता है यहाँ पे, इसलिए हम ST36 को ये यहाँ पे लेते हैं। GB34 फिर से नी के नीचे का सबसे पहला पॉइंट, तो UB54 नी के ठीक पीछे का या नी पर का यूरिनरी ब्लैडर का नी पर का पहला पॉइंट हुआ ये। ठीक है, तो यहां तक सारा देख लिया हमने, यहां तक सारे कंप्लीट कर लिया हमने। तो ये ऑलमोस्ट आपका 98% सारा कवर अप हो गया है यहाँ पे। अब बची सिर्फ बीच वाली रो, 4 नंबर की, 4 नंबर का जो हमारा एलिमेंट है वो बच गया। अब उसमें से भी हमने LU8 लिया हुआ है, LIVO4 लिया हुआ है। ठीक है, तो इनको साइड में छोड़ देंगे। यहाँ पे रह गया है हमारा GB का एक रह गया है, तो उसको भी कैसे देखना है ये भी देखेंगे अभी। तो अब यहाँ पे करते समय हमने कैसे किया था, हमने एक नंबर याद किया था, बराबर है। क्या नंबर था आपका वो, 545 और 565 565 और 3860 3860 बराबर है। सो 545 565 3860 ये क्या था, हमने एक नंबर याद किया था ये, बराबर है। तो जो बच गया अब इनको हम इसी नंबर के सीक्वेंस पे लेंगे और उनको उसी तरह से देखेंगे, बराबर है। तो 545 यहाँ पे आ गया आपका, 545 यहाँ पे आ गया, 8 ऑलरेडी लिया हुआ है हमने, 4 ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, बराबर है। बीच में यहाँ पे क्या रह जाता है, 7 रह जाता है। सो 545 7 565, तो किडनी का 7 यहाँ पे उसको भी ले लिया। नीचे 565 बीच में एक स्टमक का ये छोड़ते हुए, या उसको भी आप ले सकते हो इसमें कि 41 38 60, तो मैंने 3860 ले लिया यहाँ पे, 41 को छोड़ दिया, 3860 एकदम एंड में ले लिया। अब बचा कौन यहाँ पे, बच गए स्टमक वाले भाई साहब, तो इनको यहाँ पे
31 और उसके जोड़ी में गॉल ब्लैडर का GB41 और ST41, इन दोनों को एक दूसरे के क्रॉस में ले गया। आ गए सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे। अब जब चार्ट बना रहा हूं तो उस समय पे इसको इस तरह देखेंगे, बराबर है। मैप बनाते कैसे करेंगे? मैप बनाते समय पे यही चौथे वाले जो भी हमारे सीक्वेंस है यहाँ पे सारे के सारे, इनको कैसे देखा हमने? जैसे इनको देखा एल्बोज और नी के पास आते हैं 5वें कॉलम में, वैसे 4th वाले कॉलम में ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? रिस्ट जॉइंट के पास, रिस्ट जॉइंट पे या रिस्ट जॉइंट के पास, या एंकल जॉइंट पे या एंकल जॉइंट के पास। तो ये रिस्ट जॉइंट पे और एंकल जॉइंट पे आते हैं। 5वें वाले कहाँ पे आते हैं? नी जॉइंट पे और एल्बो जॉइंट पे आते हैं। सिंपल है। और इसी की मदद से हम लोगों ने इसको चार्ट पे भी देखा कि कैसे करते हैं। जिनको लग रहा होगा थोड़ा फास्ट है तो शायद कल की क्लास में नहीं होंगे। कल हमने इन सब चीजों को बहुत डिटेल में किया था, आराम से एकदम। तो उसके वीडियोस देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और उसको ग्रुप में अपलोड कर दीजिए। राइट, ये होमवर्क्स आप सभी को करने हैं अगर सर्टिफिकेट चाहते हैं तो। सर कल का मिलेगा ना? कब कब मिलने वाला है? अपलोड हो जाएगा शुभंगी जी। ग्रुप पर तो आएगा ना? जी, वो डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा, आपकी प्लेलिस्ट में दिखेगा वहां पे। ओके, थैंक यू। इन पोर्शन में चलिए अब आप लोग बताइए, हम शुरू करते हैं। इनके फर्स्ट पॉइंट कौन से एलिमेंट के होते हैं? लंग्स और सॉरी मैं वुड का वुड एलिमेंट्स। वुड एलिमेंट्स के होते हैं। सीक्वेंस क्या होगा? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहले लंग्स, फिर पेरिकार्डियम, फिर हार्ट, बराबर है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे। शिलू जी आपका स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे हैं, आप मत कीजिए। ओके, डिस्टरबेंस पैदा करेगा बीच में, ध्यान हट जाता है वहां से। चलिए, तो एलयू का फर्स्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? एलयू 11, पेरिकार्डियम का P9, हार्ट का H9। ये क्या हो गए? सारे के सारे वुड पॉइंट हो गए। ये सारे कौन से है? वुड के पॉइंट है, विंड के पॉइंट है, बराबर। सारे कौन से है? सबसे पहले जो आ गए ये आ गए आपके विंड के पॉइंट। एनर्जी वाइज देखेंगे अगर, विंड पॉइंट आ गए, बराबर है। उसके बाद में कौन से आएंगे? फायर के पॉइंट्स। फायर पॉइंट आएंगे, सब हीट के पॉइंट होंगे। तो तुरंत इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट जो जो है, तो H9 के आगे कौन सा है? H8 है। P9 के आगे P8 है। Lu11 के आगे Lu10 है। ये सारे क्या हो गए? सारे के सारे फायर पॉइंट आ गए, राइट। फायर पॉइंट के बाद कौन से पॉइंट आते हैं आपके? अर्थ के। अर्थ एलिमेंट के पॉइंट। तो Lu11 हो गया, 10 हो गया, Lu9 ह्यूमिडिटी का पॉइंट, P7 ह्यूमिडिटी का पॉइंट, H7 ह्यूमिडिटी का पॉइंट। सिंपल है। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हमने क्या कहा था? 4th कॉलम के
जो पॉइंट है आपके वो कहाँ पे आते हैं? सर फिफ्थ कॉलम से। हाँ सॉरी, फिफ्थ कॉलम पहले ले लेंगे, फिर फोर्थ कॉलम के लिए आता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे आते हैं? सारे के सारे आपके एल्बोज पे आते हैं, बराबर है। तो एल्बो जॉइंट पे जितने भी हैं ये कौन से पॉइंट्स हैं सारे? ऑल आर which element? They Water represent water element. So energy of these points are coldness. तो H3 cold, P3 cold, Lu5 cold. सबको ठंडा कर डाला है यहाँ पे, बराबर है। अब बीच में आता है। अब क्योंकि हमको पता है लंग्स और लीवर ये दो ऐसे हैं कि जो चौथे एलिमेंट तक सीक्वेंस में जाते हैं, तो लंग्स का Lu11 हो गया, Lu10 हो गया, Lu9 हो गया, Lu8 भी जो है सीक्वेंस में है, तो मैं यहाँ पे Lu8 को भी हाईलाइट कर लूंगा फॉर ड्राइनेस फॉर मेटल पॉइंट, राइट। ठीक वैसे ही अब मैं बाकी के कैसे लूंगा? नंबर वाइज लूंगा। नंबर क्या था हमारा? 4 5 5 4 5, 5 4 5 बराबर है। तो अब यहाँ पे पहले दो लूंगा मैं उसमें का 5 4, 5 बचेगा जो हम पैरों पे यूज करेंगे, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 5 P5 एंड 5 4 H4 आगे। हर एक मेरिडियन के 5 पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं, बराबर। ये हो गए हाथों पर के इन पोर्शन के, ठीक है। इसी तरह से अब यांग पोर्शंस के भी देखते हैं हम लोग कैसे किया जाता है। अब यांग पोर्शन की शुरुआत करते समय कहां से शुरू होंगे? किस एलिमेंट से शुरुआत करते हैं यांग की? मेटल। यांग की शुरुआत होते समय ही कहां से होगी? मेटल से होगी। So first point of every meridian, every yang meridian, first point होगा ड्राइनेस का पॉइंट, ड्राइनेस का पॉइंट, ड्राइनेस का पॉइंट। अब मेटल के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? वाटर। So every second point of yang meridians will be water point, right? वाटर के बाद क्या आता है? वुड या विंड पॉइंट। So every third point is wood point, sorry. wood point of these meridians, right? फिर से अब डायरेक्टली फिफ्थ वाले पे चलते हैं, पांचवें वाले पे। अब यहाँ पे पांचवा एलिमेंट कौन सा आता है? वुड कैटेगरी में, सॉरी यांग कैटेगरी में पांचवा एलिमेंट कौन सा आता है? मेटल से स्टार्ट किया था आपने, मेटल, ह्यूमिडिटी। वाटर, विंड, फायर, ह्यूमिडिटी, मतलब अर्थ। अर्थ सबसे लास्ट में आता। अब अर्थ पॉइंट कहाँ कहाँ पे आएंगे? एल्बो पे जितने भी पॉइंट है सारे अर्थ के हैं, तो Li11 अर्थ पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, TW10 इज अ ह्यूमिड पॉइंट, ह्यूमिडिटी पॉइंट ऑफ TW ट्रिपल वार्मर, और Si8 इज अ अर्थ पॉइंट और ह्यूमिडिटी पॉइंट ऑफ Si मेरिडियन। आगे बच गया अभी बीच में फायर पॉइंट। अच्छा, फायर पॉइंट का सीक्वेंस क्या था यहाँ पे यांग में?
5 6 25. 5। Five. ठीक है, अब ये कहाँ पे आएंगे? सारे के सारे रिस्ट जॉइंट के पास मिलेंगे। तो 5 मिलता है रिस्ट जॉइंट पे, 5, फिर एक 6, फिर दूसरा 5 रिस्ट जॉइंट पे। This side. आ गए सारे? सिंपल है। है ना, आसानी से मिल गया हमें यहाँ पे। जी सर। तो इनको इसी तरह से याद रखा जाता है। दिस इज अ मोस्ट इजीएस्ट वे, दिस इज अ मोस्ट इजीएस्ट वे टू find out the energies, to find out the locations, to find out the balances। तो यहां से कर सकते हैं, बराबर है। अब समझो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इंटेस्टाइन में, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मोमेंट ही नहीं है वहां पे, स्पीड स्लो हो गया है, तो कहां पे ट्रीटमेंट होगी? LI2, LI1. LI2, LI3, LI1 तीनों पे कर सकते हो आप। स्पेसिफिकली शुरुआत इससे करें। कॉन्स्टिपेशन है मतलब क्या है? वहां पे ड्राइनेस ज्यादा है ना, पानी की कमी है, स्टूल्स कैसे हो गए? ड्राई हो गए, ड्राई स्टूल्स कहते हैं ना उनको। मतलब कैसा हो गया? सूख गया है, सूखा हो गया, ड्राई हो गया। तो कोई भी चीज सूख गई होगी तो उसके लिए क्या करेंगे? पानी बढ़ाएंगे। Water. वाटर एलिमेंट बढ़ाएंगे, बराबर है। और उसको स्पीड अप भी करना है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? स्पीड स्लो हो जाता है ना, बार 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 जाने जाता है, तो उसको स्पीड अप भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी देखना होता है। लेकिन अगर ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हो रही हैं किसी को, तो ऑलरेडी विंड है वहां पे, तो शायद यहाँ पे विंड की वजह से भी ड्राइनेस होता है। ये आगे देखेंगे हम लोग इन सारी चीजों को। एलिमेंट्स को अभी समझना है आपको, काफी ज्यादा समझना है, अभी तो सिर्फ लोकेशंस को देख रहे हैं। सिर्फ फायर ही ड्राइनेस नहीं लाता, या सिर्फ ड्राई होने की वजह से ड्राइनेस क्यों बढ़ता है? जब पानी हटेगा वहां से। ड्राइनेस क्यों बढ़ेगा? जब पानी हटेगा और वहां पे अग्नि बढ़ेगी, फायर बढ़ेगा। ड्राइनेस क्यों बढ़ेगा वहां पे? जब पानी हटेगा, विंड बढ़ेगी या फायर बढ़ेगा। फायर बढ़ेगा तो विंड भी बढ़ेगी वहां पे। अग्नि जितनी ज्यादा होगी, अग्नि को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? विंड चाहिए वहां पे। बिना हवा के कुछ जल सकता है क्या? नहीं। बचपन में हम लोगों ने किया ना, लैब में जाके, साइंस लैब में जाके हम लोग मोमबत्ती जला के उसको ऊपर एक कांच का ग्लास रख देते थे। दिन भर जलेगा क्या वो? नहीं, थोड़ी देर में तुरंत बुझ जाएगा, जैसे अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। लेकिन यही आप कैंडल नाइट डिनर करने के लिए जाते हो, वहां पे जो कैंडल्स लगी होती है उसपे भी कांच होती है, लेकिन वो ऊपर से खुली होती है, पैक नहीं होता है। तो उसको कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन का सप्लाई होते रहता है, नीचे से ऑक्सीजन आते रहता है, ऊपर से बाहर निकलते रहती है, हवा कंटिन्यूअसली उसमें सर्कुलेशन में रहती है। तो विंड कभी कभी ड्राइनेस भी लाती है। जैसे अभी बारिश का समय चल रहा है आपका, बारिश का समय है ना, बाहर सूरज देवता दिख रहे नहीं है, सनलाइट है ही नहीं, सूरज देवता दिख ही नहीं रहे बाहर, तो कपड़े कैसे सूख रहे हैं आपके? हम घरों में रस्सियों पे रस्सियां बांध बांध के उसके ऊपर कपड़े डाल के पंखे चालू करके सुखा रहे हैं, बराबर है ना। और ऐसे में अगर कोई मेहमान आपके घर पे आ गए तो और दिक्कत, अपने कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, मेहमानों के कपड़े सुखाओ, बराबर है। ठीक इसके उल्टा कब होता है? अब यहाँ पे तो हवा के इसमें सुखा लोगे आप, उतना नहीं सूखेंगे, जैसे धूप से सूखते वैसे नहीं सूखेंगे, लेकिन फिर भी सूख जाएंगे। आपके वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है वो कैसे सुखाता है? विंड पे ही सुखाता है ना। आपका ड्रायर का जो ड्रम है वो इतनी स्पीड से घूमता है, जितनी ज्यादा स्पीड से घूमेगा उतनी ज्यादा विंड क्रिएट होगी, जितनी ज्यादा विंड क्रिएट होती है उतना ज्यादा वहां से मॉइस्चर हटता है, ड्राइनेस बढ़ने लगता है। लेकिन यही अगर गर्मियों के दिनों में आप पानी के बकेट में से ऐसे कपड़े को बुड़ा के निकालो, डुबा के निकालिए आप, और उसको ले जाके ऐसे रख दीजिए,
विद इन हाफ एन आवर्स उसमें का पानी भी गायब हो जाएगा, कपड़ा सूख के एकदम कड़क हो जाएगा, इसे को देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हीट है। तो छोटी छोटी चीजें हैं। फिर इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इनके एट्रीब्यूट्स क्या है, इनके स्ट्रक्चर फंक्शंस क्या है, ये समझना भी जरूरी है। एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। और ये सबसे बड़ा हाइड एंड सी वाला खेल है चाइनीज इसमें, जो कहीं बताया ही नहीं जाता है। इन एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट कहाँ है, ढूंढ लो आप, बेटे मेरी अब ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलने वाला आपको। ये सारी चीजें आपको कहीं और पता चलती है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग कि उसको कहाँ से कैसे समझना है। वो इट्स हेल्प यू टू डायग्नोस, इट्स हेल्प यू टू डू द ट्रीटमेंट्स इन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। यहाँ पे टीसीएम में ओ भाई साहब धीरे से, कभी चलता ही नहीं, कभी इतना ज्यादा चलता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नाउ मेरिडियंस की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने देखी थी कुछ यांग मेरिडियंस, बराबर है, कुछ यांग मेरिडियंस, कुछ यिन मेरिडियंस देख रहे थे हम। उसमें से सबसे पहले, सबसे आखिर में हमने हार्ट मेरिडियन देखी थी। हार्ट मेरिडियन के पॉइंट देखे थे, हार्ट क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसमें से होने वाली मेन डिजीजेस कौन सी है, ये भी देखा हमने। 5 इशू पॉइंट्स किन मेन डिजीजेस पे काम करते हैं, ये भी देखा हमने, राइट। सिंपली अब क्या समझना है, 2 चीजें बताने वाला हूं उसमें से, कि उसके जो इमरजेंसी पॉइंट्स है वो कैसे काम करते हैं, तो उसको देखते हैं। इमरजेंसी पॉइंट्स ऑफ हार्ट कौन कौन से हैं, एक ही है सबसे ज्यादा इमरजेंसी जिसमें होती है, हार्ट अटैक। ऐसे इसमें हम कहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, H9 पे ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है H9 के लिए इमरजेंसी पॉइंट। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम इसको लाइफ सेविंग इसमें, इस चीज को अच्छा मॉडर्न साइंस लाइफ थ्रेटनिंग कहता है, उसी इसमें हम इसे इस्तेमाल करते हैं H9 को। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट होता है, बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा पॉइंट होता है। इसके बारे में जानना क्या जरूरी है कि बस इन द केस ऑफ इमरजेंसी आपको क्या करना है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी इसे क्या करना है। पल्पिटेशन या डिप्रेशन के लिए इमरजेंसी नहीं होती है, उस इसमें सिर्फ आप इस पे एक मेथी का दाना या एक मैग्नेट लगा के भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, या हल्का सा उंगली से प्रेशर देके भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, बीपी बहुत अधिक कम हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 200 के ऊपर पार कर रहा है या बहुत नीचे जा रहा है, बीपी बहुत ज्यादा लो हो रहा है, तो ऐसे इसमें भी सिर्फ इस पे ट्रीटमेंट करने से होता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, नाउ व्हाट इज द इमरजेंसी जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, क्या है लाइफ थ्रेटनिंग आज। पहले बचपन में हमारे, मेरे आप लोगों के बचपन में ही, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा मेरे आपके बचपन में, बराबर है, तो शायद उम्र में भी हम सब लोग आसपास लगभग सेम ही है। तो वो एक समय हम सबने देखा हुआ है जहां पे हार्ट का अटैक हर किसी को नहीं होता था, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सुनाई देता था कि बहुत बड़ा कोई आदमी है उसको हार्ट का अटैक हुआ, बहुत बड़ा कोई आदमी है उसको बीपी का प्रॉब्लम हुआ, कोई बहुत पैसे वाला है उसको शुगर वगैरह ऐसी बीमारियां हो रही हैं, और वो भी लोग मरते नहीं थे जल्दी। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बावजूद भी, हम आज एडवांस कहते हैं, स्मार्ट कहते हैं, आज टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट एंड एडवांस होने के बावजूद भी आज हार्ट अटैक से मरने वालों के डेथ रेशियोज, नंबर्स ऑफ पीपल्स, नंबर्स ऑफ डेथ बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डायबिटीज तो ऐसा है कि हर दूसरे घर में 3-4 पेशेंट मिल जाएंगे, एक नहीं मिलेगा, 3-4 मिलेंगे, पूरी की पूरी फैमिली ही।
और डॉक्टरों ने पिछले कुछ सालों में हमारे दिमाग में इतना ठूस ठूस के भर दिया है ना कि अब हमको ये सारी चीजें नॉर्मल लगती है। हार्ट का प्रॉब्लम है क्या, नॉर्मल लगता है कि ठीक है सबको होता है। एंजियोप्लास्टी हुई क्या, नॉर्मल है सबका होता है। ओपन हार्ट सर्जरी हुई, नॉर्मल है सबका होता है। शुगर है, हाँ उसमें क्या, दवा खाओ। मतलब यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम जब थेरेपिस्ट से भी बात करते हैं पेशेंट के कंडीशन को लेके, हम जब हम अपने थेरेपिस्ट से भी बात करते हैं, जो लोग क्लासेस कर चुके हैं या जो लोग मास्टर्स वगैरह भी कर चुके हैं, और हर क्लास में बताने समझाने के बावजूद भी जब हम बीपी या शुगर के बारे में बात करते हैं लोगों से, तो लोगों के जवाब कैसे होते हैं, नहीं नॉर्मल रहता है। शुगर है, नहीं शुगर नहीं है। हाई बीपी है, नहीं हाई बीपी भी नहीं है। अगर हम आपको ही नहीं समझा पाए कि मेडिसिन लेके बीपी नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल नहीं है। आप मेडिसिन ले रहे हो ना, तो इट्स नॉट नॉर्मल। मेडिसिन लेके अगर किसी भी तरीके की मेडिसिन ले रहे हो आप, होम रेमेडी हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, किसी भी तरीके की रेमेडी ले रहे हो आप, किसी भी तरीके की दवा ले रहे हो आप, और उस मेडिसिन के मदद से आपने अपने बीपी को कंट्रोल में रखा है, अपने अपने शुगर को कंट्रोल रखा है, अपने अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखा है, या जो भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं है करके। सवालों के जवाब वहां पे समझना जरूरी है, सवालों को वहां पे समझना जरूरी होता है। मैं हर बार हर क्लास में बताता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे, एक लाइन में क्वेश्चन मत कीजिएगा, एक लाइन में मैं आंसर नहीं दे सकता। फिर आप उसको कितना भी रिमाइंडर 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 लगाते रहिए, मेरे तरफ से जवाब ना के बराबर होगा, क्योंकि मैं चीज को समझूंगा तब तो बता पाऊंगा। यही मिस्टेक्स हम करते हैं और इसी की वजह से एक्यूप्रेशर का नाम खराब होता है। यही आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स होने की वजह से दूसरे लोगों को चांस मिलता है जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, वो मुंह उठा के चले आएंगे और कहेंगे अरे नहीं एक्यूप्रेशर से नहीं होता है, कुछ नहीं होता, मैंने किया था कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे एक भी पेशेंट मेरे पास नहीं है जो ये कह दे कि नहीं हुआ करके, या ऐसे एक भी पेशेंट आपको नहीं मिलेंगे। कब तक नहीं मिलेंगे, जब तक आप उस चीज को ढंग से प्रॉपर मैनर में नहीं करते। आपको यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के कंपल्सेशन नहीं किए जा रहे, इट डजंट मीन्स दैट कि आप कैसे भी इसके साथ खेलेंगे। आप इसको फ्रॉम द फर्स्ट डे इजीली ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रूल्स रेगुलेशन से हट के करोगे। हर एक चीज के अपने कुछ कायदे नियम होते हैं, वो फॉलो होना जरूरी है, बराबर है, वो फॉलो होना जरूरी है। डेफिनेटली आई न्यू दैट कि आप लोगों के बहुत ज्यादा फेथ है इसमें, होना चाहिए। मेरा काम ही वही है, आपके फेथ को प्रूफ करना, आपके फेथ को, आपके भरोसे को बचाए रखना, और लोगों के सामने उसको साबित करना कि हाँ इससे होता है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ भरोसा रखिए, लेकिन आप पेशेंट नहीं है कि मैं आपको कहूँ भरोसा रखो। यू आर अ थेरेपिस्ट, आप सब लोग सीख रहे हैं, यू ऑल आर अ थेरेपिस्ट फॉर मी। मैं स्टूडेंट्स मानता ही नहीं हूँ यहाँ पे किसी को। फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन आपने आपने फ्री क्लास का भी लेक्चर अटेंड कर लिया ना, मेरे लिए वो भी थेरेपिस्ट हो गया। सो इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं, चीजों को समझिए। सिंगल लाइन में ट्रीटमेंट्स नहीं हो सकती। वहां पे उस ग्रुप में आपके मैं भी हूँ, तृप्ति मैम भी हैं, आपके बाकी के भी सीनियर्स हैं, मेरे बाकी के भी कलीग्स हैं, बट दे विल नॉट आंसर, क्योंकि स्ट्रिक्टली बता होता है कि जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप ट्रीटमेंट नहीं देंगे। गलत ट्रीटमेंट देने से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे, वो ठीक है। पेशेंट अपने साथ कुछ ना कुछ सही कर ही रहता है, कर ही रहा होगा ना, ऑलमोस्ट कर रहा होता है। पूरी दुनिया भर घूम के आ जाते हैं, जहां पे सब जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो आपका दरवाजा खटखटाया जाता है। और ये उल्टा अच्छा है, बेहतर है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ये। लेकिन विथ ऑल डिटेल्स। नाउ व्हाट इज ऑल डिटेल्स? आपने सिर्फ उठा के उनके सारे के सारे रिपोर्ट्स की पीडीएफ बना के भेज दी पूरी, सर 60 पन्ने तो भेजे थे आपको, मैं उसमें से थोड़ी छानते बैठूंगा। इट्स योर ड्यूटी
ये आपका काम है, आपको सीखना है। मैं सीख रहा हूं, मैं मेरे पेशेंट्स के सारे केस रिपोर्ट देखता हूँ, बट फॉर दैट आई नीड अ टाइम। बराबर है? तो वो समय आपको लेना है, आपको सीखना है, आपको उसमें से फाइंड आउट करना होता है कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। 100 बार बताने के बाद भी लोग क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की भी फोटोज भेज देंगे, हॉस्पिटल बिल्स के भी फोटो भेज देंगे। मैं क्या करूं उसका? मेरे किस काम का है वो? बिना काम के प्रिंट आउट के चक्कर में मेरे 8-10 रुपए वहां पे खराब हो जाता है। बराबर है? ये आपका संस्थान हो गया, एकेडमी हो गया, वी वर्किंग ओवर हियर, नो प्रॉफिट लॉस के उस पे हम काम करते हैं। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि आपको सही से सही, जितना ज्यादा बढ़िया हो सके उतना ज्यादा अच्छे से सिखाना है। उसमें आपका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जितना हम कर रहे हैं। इट्स लाइक अ पार्टनरशिप, इट्स लाइक अ कंपनी, इट्स लाइक अ पार्टनरशिप। इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई 100%, यू ऑल्सो हैव टू इन्वेस्ट योर 100%। वरना ये पूरी लिस्ट में से गिन के 2-3 लोग रह जाते हैं जो आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वहां पे देखा जाए तो टीचर की ही मिस्टेक है। बराबर है? तो आपकी नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली मेरी कुछ ना कुछ वहां पे मिस्टेक होगी। तो मैं मिस्टेक्स मुझे करना पसंद नहीं है। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं ना, वो सिर्फ उतने के लिए मुझसे नफरत करते हैं कि हर एक चीज बहुत ज्यादा ये होनी चाहिए, लगती है। देर होगा चलेगा, लेकिन सही होनी चाहिए। अभी के अभी तुरंत नहीं भेजना है आपको। 2 मिनट का समय लो, 2 घंटे का समय लो, पूरा रिकॉर्ड वहां पे ढंग से होना चाहिए। तब हम बता सकते हैं कि आगे शायद आपको इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ सकती है। जो लोग कहते हैं एक्यूप्रेशर से, एक्यूपंक्चर से, इट्स अ सपोर्टिंग पैथी और सपोर्टिंग थेरेपी, जस्ट लाइक अ कौन सा फिजियोथेरेपी आपका। सो दिस इज नॉट अ फिजियोथेरेपी। 70,000 वर्षों का इतिहास है इसको। फिजियोथेरेपी आपकी मांसपेशी है, जाके आप कंपाउंड में खड़े होकर कर लो। आप नहीं आती है तो स्कूल में जाइए, सैटरडे को बच्चों से करवाई जाती है। इट्स नॉट दोज थिंग्स। आपको यहाँ पे चीजों को डीपली समझना होगा, राइट? हमें डीपली समझना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी कम्युनिटी, या आप अपना शहर कह लो, अपना गांव कह लो, आपका देश कह लो, जो भी हो। तो इतनी बड़ी इसमें अगर करना है तो एक आदमी से नहीं होने वाला। थोड़े थोड़े से ही करके सब लोग करेंगे तब होगा, लेकिन उसके लिए सही तरीके से देखना जरूरी है। इसके लिए किस चीज को इम्पोर्टेंट देना है वो जरूरी है। बराबर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरे एज में तो मैंने तो दोस्तों के साथ बैठ के घूमना फिरना चाहिए। टाइम पे तो मुझे गोवा में होना चाहिए था, पार्टी शार्टी कर रहा होता वहां पे दोस्तों के साथ। राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें खुद लेनी होती है, कोई कोई देता नहीं है हमें, ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे कोई नहीं ले सकता। वैसे ही ये चीजें काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है। दिस आर द इमरजेंसी पॉइंट्स जिसको आप ढूंढोगे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग ही बताएगा। आपके सामने अगर किसी पेशेंट को हार्ट का अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, 99% हार्ट अटैक एंड गैस अटैक दोनों सेम सिम्टम्स देते हैं। हार्ट के अटैक में और गैस के अटैक में सेम सिम्टम्स होते हैं। क्यों? बिकॉज हार्ट इज अ पेयर ऑर्गन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके इंटेस्टाइन का पेयर ऑर्गन है, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की एनर्जी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक yin है तो एक यांग है, एक में गड़बड़ी होगी दूसरा डिसबैलेंस होगा। तो आपको डाइजेशन का भी अटैक आया, गैस अटैक भी आया, तो उस इसमें भी ये फील होता है कि अरे बाप रे, हार्ट का अटैक आ गया। और इसी का बेनिफिट डॉक्टर्स उठाते हैं। आप जैसे जाओगे देखेंगे, गैस मास्क लगा देंगे, ऑलरेडी आप डरे हुए होते हो, तो आपका ईसीजी उधर उधर दौड़ने लगता है। ईसीजी सिर्फ हार्ट की कंडीशंस को दिखाता है कि आपके वॉल्स कैसे काम कर रहे हैं। देयर आर 4 डिफरेंट वॉल्स, 4 डिफरेंट कैबिनेट्स होते हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं ये सिर्फ वो दिखाता है।
PQRST, वो सिर्फ ये दिखाता है कि आपके हार्ट की वर्किंग कैसे, पंपिंग कैसे कर रहा है, ब्लड कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। तो जब आपका इंडाइजेशन हुआ होगा या गैस के वजह से आपको कुछ तकलीफ हो रही है, अभी थोड़ी गैस बन जाए पेट में, थोड़ा सा भर जाए, तुरंत अनइजीनेस होने लगेगा, कोई काम नहीं कर पाएंगे आप, आपको बैठना पड़ेगा, सांस नीचे ऊपर होने लगेंगी। ये क्या बताता है आप? अच्छा, यहां से आपको बीमारियों के रूट भी मिलते हैं, अभी रूट नहीं देखेंगे, अभी इमरजेंसी का देखेंगे। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस? पहला डिफरेंस होता है पेन का। गैस अटैक और हार्ट अटैक में पेन कैसा होता है? हार्ट के पोजीशन पे, चेस्ट पे तो होगा ही शायद, अगर चेस्ट पे भी मिस हो गया तो आपके शोल्डर्स में होगा, आपके आपके आर्म्स में होगा, आपके हाथों में उतरता हुआ होगा। एक पेन होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, एक पेन होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। इसमें डिफरेंस करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को बिल्कुल भी कोई चीज नहीं ये पसंद होगी, इतना अनईजी फील करेगा, बहुत ज्यादा अनईजीनेस होगा। और अनईजीनेस के साथ सबसे बड़ा सिम्टम यहाँ पे होता है स्वेटिंग का। सामान्य से स्वेटिंग होगी क्या? नहीं, इतना स्वेट होगा ऐसा लगेगा जैसे नल खोल दिया किसी ने शरीर में। विद इन अ सेकंड्स कपड़े पूरे पसीने से गीले हो जाएंगे, इतनी भयानक स्वेटिंग होगी। ऐसे इसमें इस एक पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट करते हैं H9 पे, इन द केस ऑफ इमरजेंसी। विच इमरजेंसी? हार्ट अटैक। सो इफ यू आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड इज इट अ हार्ट अटैक और गैस अटैक, तो भी इस पे पिन कर देना है। डू नॉट टेक एनी चांसेस। क्या करना है दिखाऊंगा अभी मैं, फिर भी इसको यूज कर लेना है। अगर इसको यूज करते हैं और तुरंत आराम मिलता है, देन यू हैव 2 hours to 3 hours window to move your patient to the hospital. जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल हो उसमें ले जाने की जरूरत है। अगर आप खुद से हैंडल कर सकते हैं, आप मेडिसिन लगा के, या मेडिसिन हमारे मेडिसिन लगा के, तो आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट्स लगा के अगर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कीजिए, कोई इशू नहीं है। मैंने किए हैं, कई सारे किए हैं, लॉकडाउन में किए मैंने, मेरे घर से किए हुए हैं। मेरी मम्मी क्या किया था, मेरे पापा का किया है मैंने, पिछले 12 साल से कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ। पता नहीं कितने सारे पेशेंट हाईवे पे चलते चलते किए हुए मैंने, पेट्रोल पंप पे किया हुआ है मैंने, स्टेशन पे किया है हमने, रेलवे में चलते हुए किए हैं हमने, सड़क पे चलते हुए किए हैं हमने। तो ये जितने भी इमरजेंसी पॉइंट्स यहाँ पे आप देखेंगे, आप धीरे धीरे एक एक करके आगे आते जाएंगे सारे, वो सारे के सारे जरूरी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू सेव समवन्स लाइफ, राइट? यहाँ पे हार्ट अटैक टलेगा नहीं आपका, ये परमानेंटली नहीं हटेगा, but you will get a temporary relief for a minimum next 3 hours, 2 to 3 hours, and it's enough time. आप कहीं पे भी बहुत दूर भी हैं, शहर से भी बहुत दूर हैं, किसी गांव खेड़े में है, रिमोट एरिया में भी है ना, तुरंत आप अगर पेशेंट को लेके निकलते हो तो आसानी से आसपास के 2-4 शहरों तक पहुंच सकते हो। इतना समय होता है आज तो, सारा टेक्नोलॉजी का समय, आप निकलते निकलते वहां तक आप कांटेक्ट भी कर लेते हो। कई बार इतना एक इमरजेंसी पॉइंट ही इनफ हो जाता है टू प्रिवेंट अ हार्ट अटैक, उसको रोकने के लिए। तो ये आप सबको सीखना है, प्लस आपके घर में जितने भी फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, उनको भी सिखा के रखो, क्या पता कल को आपको जरूरत पड़ जाए। आपको जरूरत पड़ जाए, आपके खुद के लिए अगर यूज करना हो तो घर वालों को पता होना चाहिए ना इसको कैसे करना है, राइट? अगर आपको खुद को करना पड़ जाए तो उसके लिए आपको खुद को भी पता होना चाहिए इसे कैसे किया जाता है। जी मीनाक्षी जी। सर एक चीज पूछनी थी, एक सर पल्स रेट बहुत बढ़ जाता है, हार्ट अटैक तो के सिम्टम तो नहीं रहते लेकिन पल्स रेट बहुत हाई हो जाता है, लाइक 90 पर। शुरुआत में ही बताया मैंने, अगर पल्स रेट नीचे ऊपर भी होता है, बीपी नीचे ऊपर भी होता है, तो उस इसमें इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप।
उसमें मैग्नेट लगा के टोनिफिकेशन सेडेशन से भी आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट? सर ये मेरे साथ एक केस हुआ था एक्चुअली, मेरे ब्रदर इन लॉ का लास्ट ईयर ऑपरेशन हुआ था, तो उसे एंजाइटी अटैक आया। उस समय उसका पल्स रेट बहुत हाई चला गया, 90-100 के बीच में। हम्म। तो हम लोगों ने वीडियो कॉल पे उसको ये H9 पॉइंट, ये जो इसका स्मॉल फिंगर पे है, सिर्फ उससे प्रेस करने के लिए बोला, और जो कॉरेस्पॉन्डेंस पे हार्ट का था वो करवाया। तो उसका थोड़ा नीचे तो आया, पर टाइम लग गया। हम तो वहां थे नहीं फिजिकली प्रेजेंट, तो उसकी वाइफ ने ही किया था उस समय। ठीक है, नो इशू, काफी फिर भी रिलीफ होता है ना उससे। तो मेरा एक एक्सपीरियंस और था जो आप स्वेटिंग का बता रहे हैं। मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ था 2007 में शायद या 8 में। तो उनको ऑपरेशन के दूसरे दिन, मतलब जब डिस्चार्ज होके घर आए, तब उनको स्वेटिंग हुई, लेकिन उनको ठंडा पसीना था, एकदम भीग गई थी वो, एकदम ठंडा था, शायद लो बीपी हुआ रहेगा। तो तब मैंने हार्ट के कॉरेस्पॉन्डेंस पे दिया था उन्हें, तो उनको 15 मिनट में बहुत रिलीफ मिला उससे। वेरी और गुड। चीज की थी हमने, लाइक नमक, चीनी का पानी, चाय वगैरह ये सब भी दिया, थोड़ा हीट आया ताकि बॉडी में। शी रिकवर्ड दैट टाइम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो यही है ना, यही चीजें हैं, यही आपको करना है आप सब लोगों को, राइट? इसको ही देखिए, समझिए, इसको सीखिए, इसको ही करना है। नाउ वेयर इज H9 इज लोकेटेड, यहाँ पे क्या करेंगे? इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर किसी तरह की इमरजेंसी है तो ऐसे इसमें H9 पे क्या करेंगे हम? हम यहाँ पे पहले लोकेशन देख लेंगे उसका, और कहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है ऐसे इसमें। H9 कहाँ पे आता है? आपकी स्मॉल फिंगर पे, नाखून के पास अंदर की तरफ आता है, ठीक है? इवन इट्स इन मेरिडियन, जितनी भी मेरिडियंस है आपके हाथों या पैरों पे आती हैं, इन सब का एंड जो है वो नेल के पास होता है। अगर इस फिंगर को 2 डिविजन्स में मैं डिवाइड कर दूं तो उसमें भी इन यांग के हिसाब से ये अंदर या बाहर की तरफ खत्म होती है। तो टूवर्ड्स थंब, हमेशा याद रखिएगा कहाँ पे होता है? स्मॉल फिंगर पे टूवर्ड्स थंब होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें सिर्फ प्रिक करना है, किसी भी चीज से प्रिक कर लीजिए, किसी भी चीज से यहाँ पे चुभवाना है, और वहां से सिर्फ एक बूंद खून निकालना है। एक बूंद जिंदगी का इनफ हो जाएगा। तो अगर आपके पास पिन है, यू कैन यूज द पिन, आप पिन को यूज कर सकते हो, या आप आपके पास पिन नहीं है तो कोई पेंसिल वगैरह यूज कर लीजिए, पेन यूज कर लीजिए। वो नहीं है आपके पास, जेब में घर की चाबियां पड़ी होती हैं, गाड़ी की चाबी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से वहां से सिर्फ आपको ब्लड निकालना है, ब्लड निकालना है, वहां पे ब्लड नेटिंग करनी है वहां पे, ठीक है? अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? कुछ नहीं मिलता है, सामने वाले की लाइफ बचानी है, आप एक व्यक्ति की लाइफ नहीं बचा रहे, तो कई बार उसे व्यक्ति के ऊपर उसका पूरा घर डिपेंड होता है, बराबर है ना? वही घर का करता धरता होता है, वही ब्रेड एंड बटर होता है, तो आप पूरी फैमिली की लाइफ बचा रहे हो। तो ऐसे इसमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर के इनर पोर्शन में, नाखून जहां पे एक दूसरे को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ क्रॉस करता है, नाखून के पास का पॉइंट कैसे लेना है पता है ना सबको? यहाँ पे हमने लंग्स मेरिडियन जब देखी थी तब स्पेसिफिकली अंगूठे पे बताया था मैंने कि कोई भी पॉइंट हो कैसे लेना है, नीचे से रूट से हॉरिजॉन्टली, साइड लाइन से वर्टिकली, दोनों एक दूसरे को जहां क्रॉस करते हैं वहां पे। अभी आप इन द केस ऑफ इमरजेंसी आप वहां पे ड्रॉ नहीं करते बैठो, तो वो लोकेशन देख लो, अंदाजे से वहां पे 4-5 जगह पे प्रिक कर दो, एक ना एक तो सही लग ही जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं है आपके पास, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, उंगली पकड़ो, मुंह में लो और जोर से काटो, इतना जोर से काटो कि यहां से ब्लड निकलना चाहिए। शायद थोड़ी बार देर उठने के बाद वो आदमी एक आध झापड़ लगा दे आपको, कोई इशू नहीं है, उसकी जान बचाना जरूरी है। तो इसको प्रिक कीजिए, और जैसे ही यहाँ पे आप प्रिक करते हो, जैसे ही यहाँ से खून निकलना शुरू होता है ना, एक बूंद भी निकल गया अगर, जैसे ही यहाँ से खून निकलता है आप देखोगे सामने वाला तुरंत रिलीफ फील करता है, ऑन द स्पॉट नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, राइट? तो ये
इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई सारे इमरजेंसी पॉइंट्स आएंगे इसमें, इसको करना जरूरी है। इसके बाद में दूसरा हमने देखा था, शायद आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो मैंने कल कहा था कि आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, फोबिया का था। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबिया, अलग अलग तरीके के फोबियाज होते हैं। सोशल होने में फोबिया होता है, लोगों के सामने जाके बात करने में फोबिया होता है, भीड़ के साथ बात करने में फोबिया होता है, स्टेज पे बात करने में फोबिया होता है। बच्चों में एग्जाम से रिलेटेड फोबियाज होता है, सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, लेकिन जब उसके डिलीवर करने का समय आता है तब हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो माइक पे चढ़ जाएंगे, माइक के सामने भी खड़े हो जाएंगे तो वहां पे त त प प हो जाता है, खुद का नाम भी नहीं बता सकते, इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है। ये खतरनाक सिचुएशन होती है। बच्चों में एग्जाम से रिलेटेड फोबियाज हो, ये एक खतरनाक सिचुएशंस होती है। और बच्चों में क्यों, बड़े लोगों में भी एग्जाम से रिलेटेड फोबियाज होते हैं। सब कुछ पता होता है। जब भी हमारे सेमेस्टर्स के क्लास शुरू होते हैं, एग्जाम्स जैसे जैसे पास में आती है, एग्जाम के बराबर 1-2 दिन पहले काफी सारे फोन आना शुरू हो जाता है, तो पढ़ाई नहीं हुई है, क्या करें, फोबिया। तो उनको पॉइंट्स बता देते हैं कि आपको पता है फोबिया के पॉइंट, मेमोरी पॉइंट लगाओ, पढ़ाई करो, हो जाएगा। जब रिजल्ट्स आते हैं तब पता चलता है 80-84 के नीचे कोई नहीं है, सब 80 एंड 80 के अबाव ही है सारे। ठीक है, ये फोबिया होता है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता, ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है। मैं सिर्फ ढक्कन खोलने का काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चीजों को कनेक्ट करके दे रहा हूँ आपको, उनके सिर्फ नाम बता रहा हूँ आपको। तो जब भी हार्ट अटैक होगा, H9 पे लेफ्ट हैंड में, H9 पे स्मॉल फिंगर के, कानी उंगली के स्मॉल फिंगर के नाखून के रूट के पास, जड़ की तरफ, यहाँ पे प्लिक करना है। फोबिया में सेम हाथ पे, यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स है, H4, H5, H6, H7, 4, 5, 6, 7। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, लाइन से यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दिख रहे हैं। तो जब 4, स्पेशली फॉर फोबिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोबियाज के लिए है ये। तो इन चारों को यहाँ पे देखते हैं, ये सारे के सारे एक ही लाइन में है और एक दूसरे के लिटरली बगल बगल में है, हाफ हाफ कून पे भी नहीं है, तुरंत बगल में है। 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे दिखेंगे आपको ये, यहाँ पे भी वैसे दिखते हैं, 7, 6, 5, 4। यहाँ पे तो कई बार ये इतने पास में दिखेंगे कि एक ही मैग्नेट के नीचे 2 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, इतने पास में होते हैं, हाथों पे डिपेंड होता है ये। तो अब ये हमारे बॉडी में कहाँ पे लोकेट करते हैं, रिस्ट से नीचे की तरफ। तो रिस्ट यहाँ है, स्मॉल फिंगर ये है, यहाँ से नीचे आने जैसे ही नीचे की तरफ उतरता हूं मैं, यहाँ पे मुझे रिस्ट जॉइंट पे एक गड्ढा लगता है। अच्छा, मैं राइट हैंड पे दिखाता हूँ इसको, आप लोग लेफ्ट हैंड समझ के देख लीजिएगा। यहाँ से नीचे की तरफ आता हूँ, ठीक यहाँ पे एक रिस्ट जॉइंट के ठीक ऊपर यहाँ पे है H7, उसके ठीक नीचे H6 मिडिल फिंगर रख लीजिए, उसके ठीक नीचे H5 और उसके नीचे स्मॉल फिंगर रख लिया H4। तो ये इतने पास पास में होते हैं सामने की तरफ से, इतने इसमें ही है। अब जब फोबिया लग रहा है, जब डर लग रहा है, लिफ्ट में जाने से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, आग से डर लग रहा है, पानी से डर लग रहा है, लोगों के बीच जाने से डर लग रहा है, स्टेज पे जाने से डर लग रहा है, एग्जाम को जाने से डर लग रहा है, किसी भी चीज का डर हो, बीमारी का डर लगता है कई लोगों को, कई लोग बीमार पड़ गए कि घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे अब नहीं बचूंगा, क्या हुआ, सर्दी खांसी हुई है अब नहीं बचूंगा, कमर दर्द शुरू हो गया अब नहीं बचूंगा। दर्द इतना सा होता है, हाय तौबा इतना मचा के रखते हैं, या बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तो जहां पे भी कहीं पे भी आपको फोबिया दिखाई देता है, डर दिखाई देता है, फियर इज अ डिफरेंट थिंग, सिर्फ डरना अलग होता है। फोबिया डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, आपकी नर्वस सिस्टम को डैमेज भी कर सकता है। जितनी कम उम्र होगी
या जितनी अधिक उम्र होगी, छोटे बच्चों में या बड़े लोगों में, ये खतरनाक हो सकता है। ठीक है, बीच उम्र वाले थोड़े से हेल्दी टाइप के होते हैं ना, तो खुद को संभाल सकते हैं। ढलती उम्र में इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वैसे ही छोटे बच्चों में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे इसमें क्या करते हैं हम, फिर इन 4 पॉइंट्स पे हम मसाज करते हैं टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर। टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर करना है, हाथ को उठाइए, फिर यहां से शुरू कीजिए ऊपर की तरफ, फिर हाथ को उठाइए, फिर यहां से शुरू कीजिए ऊपर की तरफ। इस सीक्वेंस में इसको करते रहना है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। कब तक करेंगे? जब तक डर हट नहीं जाता है वहां से, राइट। या किसी को किसी और तरीके का भी फोबिया होगा, उसमें भी कर सकते हैं। कई बार पैरालिसिस के बाद अचानक आवाज चली जाती है, फोबिया में भी यही होता है ना, अचानक स्पीच लॉस हो जाता है, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो स्पीच लॉस हो रहा है, आवाज ही नहीं निकल रही है, या आवाज कम हो गई है, आवाज क्लियर नहीं है, बोल कुछ और रहे हैं, बताना कुछ और था, कुछ और बता रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले को, कंफ्यूज स्टेटस है, डिप्रेशन वाला पेशेंट है। ठीक है, हकला के बोलते हैं, स्पीच इज नॉट क्लियर, हकला के बोलना, ताता मम्मा पापा करते हुए बोलते हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, इन सारी सिचुएशंस में यहाँ पे पेशेंट को सिर्फ मसाज बताना है। क्या करो, आप थोड़ा सा घी या मॉइस्चराइजर ले लो, यहाँ से ऊपर की तरफ यूं मसाज करते रहो। दिन में 2 बार खाली पेट इसको करना है, राइट। ये बहुत इफेक्टिव होता है। कैसा भी समस्या हो, कैसी भी फोबिया हो, कोई भी ये हो, आप उसमें इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्टली इंपॉर्टेंट यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट मेरिडियन